भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। तमाम बातें हो रही हैं। एक तरफ बात ये चल रही कि रोज नई दवाएं हैं सामने और उससे इलाज, कारगर इलाज 80% तक कोरोना मरीजों को यानी वो बच सकते हैं, अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी, इसकी बात हो रही है। नए डिजीज की मेडिसिन की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ जानलेवा और परेशानी खड़ा कर रहा है एंटी फंगस, और ये एंटी फंगल ड्रग को लेकर तमाम तरह की बातें हैं कि क्या कैसे ये हो रहा है। और ब्लैक फंगस को लेकर जहां तक सवाल है, इस पर बड़ी चिंता बनी हुई है। लगातार लोगों के सवालों के घेरे में है। वैज्ञानिक से लेकर डॉक्टर तक तमाम बातें कह रहे हैं, और ऐसे में मरीज जो हैं, घर पे जो रहने वाले लोग हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस और जो फंगस, अब तो येलो फंगस और की भी बात हो रही है, व्हाइट फंगस की भी बात हो रही है, आखिर एक साथ ये कैसे सामने आ गए हैं, इनको लेकर तमाम सवाल हैं। आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर जो तमाम सारे विशेषज्ञ हैं इस समय देश में मौजूद, वरिष्ठ, उनको आज मैंने पैनल में इंक्लूड किया है। उनसे सवाल जानने की कोशिश करेंगे और आखिर डिफरेंट वर्जन जो हैं उनके बीच में, यानी अभी भी लोग कहते हैं कि इस पे बातचीत की जरूरत है, तो वो बातचीत कैसे हो, कहां हो, ये प्लेटफॉर्म के जरिए आज निकालने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो पैनल मौजूद है, डॉक्टर एन.के. गांगुली हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व डीजी हैं ICMR के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल अग्रवाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ENT एक्सपर्ट है मैक्स हॉस्पिटल से। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल अग्रवाल। डॉक्टर सूर्यकांत उपाध्यक्ष हैं AMS लखनऊ से, एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में HOD हैं, हेड है। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल हैं, एंजियोक्रोनोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैक्स हेल्थ केयर से हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जो हमारे साथ आज आपने वक्त दिया। और डॉक्टर राहुल पंडित हैं, डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस मुंबई से, टास्क फोर्स से। ये वो पैनल है जो आपके सवालों का सही जवाब दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर है क्या, क्यों है ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं अकस्मात 9000 से ज्यादा केसेस 18 राज्यों में, 14 राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने महामारी घोषित कर रखी है। तो आखिर अकस्मात ये सिर्फ कारण डायबिटीज है, साफ सफाई का ढंग से ना होना है, क्रिटिकल केयर में लंबे समय तक एडमिट रहना है, यानी ICUs में रहना है या हॉस्पिटल में रहना है, या डायबिटीज के पेशेंट हैं और स्टेरॉइड्स दी गई हैं, ये एक कारण है। ये तमाम सारे मुद्दे जो आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। जो सबसे पहली बात जो है जिसको लेकर तमाम बातचीत है, डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि शुगर जो है वो एक रीजन है फंगल इन्फेक्शन का, तो क्या ये कह सकते हैं कि बात जो आई है उसमें लोगों ने कहा कि सिर्फ 15%, जो 9000 से ज्यादा केसेस, उसमें 15% मरीजों को कोरोना हुआ ही नहीं था, और 55% ऐसे थे जिनको शुगर थी, और 45% ऐसे थे जिनको शुगर नहीं थी। यानी 55 जिनको शुगर थी और 45% जिनको शुगर नहीं थी। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, ये सवाल है लोगों के सामने, और लोगों के सामने बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर हो क्यों रहा है, और इससे लोगों के में दहशत भी है। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल जी, थैंक यू। ये शुगर और म्यूकोर माइकोसिस, जिसको हम लोग आजकल ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, हालांकि वो काला फंगस नहीं होता है, फिर भी वो उनमें एक रिश्ता तो है, हमेशा से है। हम लोग एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट साल में 2-3 केस देख लिया करते हैं म्यूकोर माइकोसिस के। कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ। कोविड में क्या हुआ है कि जो पब्लिश्ड केसेस हैं अभी तक वर्ल्ड वाइड, उसमें कोविड में जितने भी केसेस में म्यूकोर हुआ है उसमें 80% में डायबिटीज है और 75 से 80% को स्टेरॉइड भी मिले हैं। तो ऐसा हालांकि जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को डायबिटीज ही हो जिसको भी म्यूकोर हो रहा है, म्यूकोर माइकोसिस, लेकिन डायबिटीज और उसका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि म्यूकोर एक नॉर्मल फंगस है, एक आमतौर पे पाए जाने वाला सामान्य सा फंगस है जो अक्सर सब जगह रहता है, हवा में भी रह सकता है, जो सॉइल में भी रहता है, और हमारी नाक की म्यूकोजा में भी रह सकता है नॉर्मली। लेकिन ये हमें परेशान नहीं करता है, क्योंकि हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इससे लड़ लेती है और इसको ठीक कर देती है। अगर हमारी शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो या ऐसी जगह मिले म्यूकोर को उपजाने के लिए, ग्रो करने के लिए, जहां उसको सब चीज की सुविधा हो, जैसे
शुगर बढ़ी हुई हो, शरीर की इम्यूनिटी कम हो, शरीर की फाइट करने की कैपेसिटी कम हो, स्टेरॉइड्स चल रहे हो जिनसे दोनों चीज होगी, जिससे इम्यूनिटी भी कम होती है और शुगर भी बढ़ती है, और कई चीजें होती जिसको कोई ट्रांसप्लांट हो चुका है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन पकड़ लेता है ना। अब प्रश्न ये है कि कोविड में इस बार इतने ज्यादा केस क्यों देखे जा रहे हैं? तो कुछ कारण तो डेफिनेटली ये है कि इस बार स्टेरॉइड यूजेज ज्यादा है पिछली बार से, और बहुत से लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए, पहले स्टेरॉइड शुरू कर दिया, क्योंकि पिछली बार से लोग इतना डर गए थे कि स्टेरॉइड शुरू से ही दिया जा रहा है। कई लोगों ने बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना उसके भी ऐसे स्टेरॉइड शुरू कर दिया। स्टेरॉइड का यूजेज डेफिनेटली ज्यादा हुआ है इस बार। एक दूसरा, कई बार क्योंकि लोग अच्छे डॉक्टर्स पे या वो नहीं पहुंच पाए, तो शुगर की चेकिंग और मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। ये दो फैक्टर्स तो हैं ही। इसके अलावा और भी है कि आपने देखा होगा फेरिटिन लेवल्स बढ़ते हैं ऐसे में जब कोविड इन्फेक्शन होता है, तो फेरिटिन आयन, जो एक फेरिटिन आयन का सोर्स है, तो जो इन्फ्लेमेशन फेरिटिन से पता लगता है, वो जो आयरन रिलीज करता है, वो आयरन भी म्यूकोर के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में ऑक्सीजन की कमी और जो ब्लड फ्लो में कमी होती है कोविड में, उसकी वजह से भी, तो मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे जुड़ के हो रहे हैं, कई सारे कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर भी ये कहना जरूरी है कि हमें सब कारण नहीं मालूम है। हो सकता है कोई और ही कारण मिले जो कि इस वेरिएंट से कनेक्टेड हो या इस तरह के स्ट्रेन से कनेक्टेड हो, लेकिन उसका हमारे पास कोई अभी प्रूफ नहीं है। अभी कोई जवाब अभी नहीं है। और ये जो आप मल्टीपल बता रहे हैं, मैं ईएनटी के एक्सपर्ट बैठे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं इसके बाद कि मैं आगे जाऊं डॉक्टर गांगुली के पास। मैं डॉक्टर राहुल, मैं जानना चाहता हूं, आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 14 मरीज आपके पास माइकोसिस के थे, जिसमें से एक जो था जिसको शुगर नहीं था, और 13 थे जिनको कोरोना हुआ था। मैं जानना चाहता हूं ये कि जो लोग जिनको कभी शुगर हुआ ही नहीं, जिनको शुगर थी ही नहीं, एक कैसे ऐसा के जो नंबर है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं 45% ऐसे हैं जिनको शुगर हुई ही नहीं, कभी थी ही नहीं कभी, और ये केसेस आ गए म्यूकोरमाइकोसिस के। तो ये कैसे हुआ? ये फंगल इन्फेक्शन कैसे उन तक कैसे आया? जी ऐसा है कि डॉक्टर अग्रवाल, जितने भी लोग जो पहले से डायबिटिक नहीं थे, हाँ, जैसा ऐसा है कि इस मामले में जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो पहले से डायबिटिक नहीं थे, लेकिन स्टेरॉइड देने की वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो बढ़ गए, जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज़। तो इस प्रकार के मरीज जिनको नहीं था शुगर या उनको नहीं पता था, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको शुगर होती है या बॉर्डर लाइन होती है, उनको नहीं पता होता या उन्होंने कभी चेक नहीं कराई। शुगर का कोई ऐसा डायरेक्ट सिम्टम नहीं है इनिशियल स्टेजेस में कि भाई ये सिम्टम आता है तो हमें पता चल जाएगा कि शुगर है, वो थोड़ा लेटर स्टेज पे आता है। तो ऐसे बहुत मरीज हैं जिनको नहीं पता कि उन्हें शुगर थी या बॉर्डर लाइन थी, और स्टेरॉइड्स देने की वजह से उनके शुगर लेवल्स बढ़ गए, तो वो केसेस भी म्यूकर के चपेट में आ गए। हेलो, राइट डॉक्टर साहब, मैं जी राइट डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा हूं, डॉक्टर सुन रहा हूं। वो आप कह रहे हैं कि स्टेरॉइड के केसेस हैं। मैं एक बाइट आपको सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर तात्याराव लाड़े, निदेशक मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च महाराष्ट्र के, वो मैं चाहता हूं कि वो प्ले की जाए, वो बाइट प्ले की जाए जो उन्होंने कही है, खासतौर से प्लैक फंगस को लेकर। 2000 से ज्यादा केसेस हैं महाराष्ट्र में। तो डॉक्टर तात्याराव लाड़े की बाइट जो है मैं सुनाना चाहता हूं पहले अपने पैनल पे, और उसके बाद मैं डिस्कशन में आगे बढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर तात्याराव लाड़े की बाइट। म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ये अगर इलाज के वजह से बढ़ता तो फर्स्ट वेव में भी बढ़ता था, क्योंकि यही इलाज जो है फर्स्ट वेव में करते हैं, इसलिए इलाज की वजह से अकेले नहीं बढ़ रहा है। ये ऐसा है कि ये जो म्यूटेशन हो गया है, और ये म्यूटेशन होने के बाद जो स्ट्रेन आ गया है म्यूटेंट, उसमें ऐसा बोला जाता है कि दिस इज़ अफेक्टिंग द पैनक्रियास बीटा सेल, एंड बीटा सेल के जो पैनक्रियास को अफेक्ट कर रहा है, इसके वजह से जो शुगर है वो बढ़ रहा है। इट मीन्स वायरस इज इंक्रीजिंग द शुगर। उसी के साथ साथ जो स्टेरॉइड देते जाते हैं वो तो देना ज़रूरी होता है, या डायबिटीज जिनका कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे लोगों में ये बीमारी हो रही है, और इसलिए इलाज के वजह से हो रहा है ये बोलना गलत रहेगा। राइट
डॉक्टर तात्या का कहना है कि वायरस इज इंक्रीजिंग द शुगर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर राहुल पंडित, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर गांगुली आपके पास आना चाहता हूं। म्यूटेशन जो हो रहा है, लगातार जो म्यूटेशन हो रहा है, वो चिंता का विषय है। और ब्लैक फंगस यानी फंगल इन्फेक्शन की हम बात करें, ना कि हम म्यूकोमाइकोसिस को नाम लें बार बार, फंगल इन्फेक्शन की बात हम कहते हैं। और हम ये बात कह रहे हैं कि ये एक चिंता का विषय बना हुआ है म्यूटेशन को लेकर, और ये इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और इस तरफ गहनता से सोचने की जरूरत है या रिसर्च की जरूरत है। डॉक्टर गांगुली, देखिए, म्यूटेशन से सीवियरिटी और डिजीज प्रोफाइल की तो चेंज हुई है। जो फर्स्ट वेव में जो प्रोफाइल था, सेकेंड वेव में जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल अलग है। इसमें यंगर लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, इसमें फीवर ज़्यादा हो रहा है, इसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, इसमें थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। और इसमें सेप्टिसीमिया भी ज़्यादा हो रहा है। इसमें ये प्रोफाइल तो पूरा चेंज हुआ है। ये सिर्फ ट्रांसमिसेबल ज़्यादा नहीं है, ये विरुलेंट भी ज़्यादा है। लेकिन जब हम म्यूकोर की बात बोलते हैं, ये जैसे मित्तल जी ने बोला, ये एक बहुत बड़ा नोजोकोमियल इन्फेक्शन ऑलरेडी था वार्ड्स में। वहाँ पर ये म्यूकोर वन ऑफ द मेजर नोजोकोमियल इन्फेक्शन था। क्लेप्सिला के बाद, सुडोमोनास इकोलाई के बाद ये वाला था जो हॉस्पिटल में, आईसीयू में और जो लोग वेंटिलेटर्स वगैरह में हैं उनमें ये होता था। तो ये नहीं था कि ये कोई नई चीज़ आ गई। सडनली सारे आईसीयूज भर गए, जहाँ पर थोड़े से होते थे पूरा का पूरा भर गया। एनवायरनमेंट में ये स्पोर्स घूमते हैं, ये नाक में ये होता है। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं तो हाइजीनिक इश्यूज भी आती हैं, उनके बॉडी सरफेसेस का हाइजीन भी ठीक से नहीं होता। और उसके बाद जो ब्लड शुगर है, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनमें ये बढ़ जाता है जब स्टेरॉइड मिलता है। और ये जो वायरस है ये शुगर में थ्राइव करता है, ये शुगर को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करता है। वही 2GG जो DG जो है वो इसी को रोकती है। शुगर के साथ इसका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन अभी एक अच्छी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इसका एक नया डायग्नोस्टिक टेस्ट अभी पैथकाइंड जो लेबोरेटरी है, इसने एक PCR टेस्ट ऑफर करना शुरू किया है। वो सैंपल्स जो ब्रोंकियल लवाज हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड हो सकती है, ब्लड EDTA का ब्लड हो सकता है जो लिया हुआ है, और दूसरे बॉडी फ्लूइड होते हैं। तो ये बहुत जल्दी ये जो इसका जो डायग्नोसिस है, इसको फैलने से पहले ही इसको एज ए मार्कर यूज़ किया जा सकता है। इसमें दो मार्कर भी फंगाई के यूज़ होते थे, अराबिनो ग्लूकोमेनान और ग्लूकान डी। तो ये दोनों जो हैं ये मार्कर एज ए यूज़ होते थे, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट PCR होने से बहुत सुविधा हो गई है। एम्फोटेरिसिन B जो अब राइट डॉक्टर साहब, ये तमाम सारे जो डॉक्टर साहब जो तमाम सारे पहलू हैं वो आम जनता नहीं जानते। ये आपका विषय है और आप निश्चित तौर से कि जब पैनल पे डिस्कशन होता है तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक साइंटिफिक रिसर्च लेके आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और एक अनुभव भी है, और ये यूजफुल होगा। जिन ये डिबेट्स जो हैं, जो खासतौर से जो साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं, जो लैब्स में हैं, जो तमाम तरह से काम करते हैं दवाइयों पे, वो इसके लिए यूजफुल है। लेकिन जो आम जनता है, जो बिल्कुल एकदम आम जनता, उसके दिमाग में तो ये सवाल दिमाग में बार बार आ रहा है कि यार फर्स्ट वेव में तो नहीं हुआ, सेकेंड वेव में ये क्यों हुआ? और सेकेंड वेव में शुगर था तो फर्स्ट वेव में भी शुगर था। शुगर का तो डायबिटीज की तो कैपिटल कही जाती है हिंदुस्तान, और जहां तक गंदगी और हाइजीन की बात थी तो वैसे ही स्थितियां थी, और जो इस समय स्थितियां, ऐसा भी कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं थी। जहां तक ऑक्सीजन की बात जरूर थी कि ऑक्सीजन जो थी पिछली बार नहीं उतनी इस्तेमाल हो रही थी जितनी इस बार इस्तेमाल हुई। लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे सीधे मुखातिब होना चाहता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत, आपने मेरे इसी प्रोग्राम में स्टेरॉइड की वकालत की। मैं मना नहीं कर रहा, इस बात के लिए नहीं कह रहा, वो लाइफ सेविंग ड्रग है, उसको मना नहीं किया जा सकता और कहा भी नहीं जा सकता कि नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। लेकिन आपने बहुत पुड़िया की तरह, मैं बहुत लोकल भाषा में, लैंग्वेज में कह रहा हूं कि आपने कहा कि पुड़िया की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। मैं दावे के साथ ठोक के कह रहा हूं, आज स्थिति यह है कि म्यूकोमाइकोसिस के केसेस
पूरे देश में 9,000 से ज्यादा हैं। डॉक्टर साहब, क्या मेरा सवाल ये नहीं बनता आपसे कि मैं पूछूं, जो आपने इसी प्रोग्राम में बैठ के कह दिया कि स्टेरॉइड यूज करिए, आज 10 लोग हैं पैनल पे, ये 10 के 10 कह रहे हैं कि नहीं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में स्टेरॉइड एक रीजन है, तो मुझे जानने का हक है कि क्यों ऐसा हुआ। डॉक्टर त्रिपाठी। देखिए प्रतीक जी, इस देश में इतने वरिष्ठ पैनल लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग, इन सबकी जानकारी में है कि एक नहीं, कम से कम 1000 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इस देश में लोग 5 नहीं, 10 दिन नहीं, सालों साल स्टेरॉइड खाते हैं। कोई भी एक्सपर्ट इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, समस्या स्टेरॉइड की केवल नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब तक 94 से ऊपर ऑक्सीजन का लेवल है तब तक स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, ना लिखना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि स्टेरॉइड का रोल तब शुरू होता है जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन घट के 94 से नीचे आता है। पहली फेज होती है कोविड की इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें ना हमको पता चलता है ना मरीज को पता चलता है कि क्या हो रहा है। दूसरी फेज होती है रेप्लिकेशन पीरियड। रेप्लिकेशन पीरियड में वायरस का जब रेप्लिकेशन होता है, संख्या बढ़ती है, उस समय ऑक्सीजन नहीं गिरती, केवल वायरस की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन नहीं गिरती है। तो उस दौरान स्टेरॉइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब स्टेज इन्फ्लेमेशन की हो जाती है, एक्जुडेशन की हो जाती है, निमोनिया की हो जाती है और 94 से नीचे जब ऑक्सीजन आती है तो ऑलरेडी 40% लंग की कैपेसिटी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो चुका होता है। उस समय रोल स्टेरॉइड का है और उस समय 2 ही चीजें जान बचाती हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड रामबाण है इलाज में, ये सब मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि 9000 केसेस आए हों या जितने भी आए हों, आप मुझे ये बताइए कि सबके सब जो आए हैं वो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन में आए हैं। तो सबसे नंबर 1 फैक्टर है ब्लैक फंगस का, वो है प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन। नंबर 2 है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ये बात सही है कि जब हम हॉस्पिटलाइज करते हैं तो यही स्टेरॉइड पल्स थेरेपी के रूप में हायर डोज में दिया जाता है, हर आईसीयू में दिया जाता है, हर अस्पताल में दिया जाता है। प्रोफेसर त्रिपाठी, आई एम नॉट डिनाइंग यू, मैं नहीं कह रहा। आप डॉक्टर्स हैं, पैनल्स हैं, मैं सीधे डॉक्टर राहुल पंडित क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर हैं, मैं जानना चाहता हूं ये प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन, जैसे प्रोफेसर सूर्यकांत कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्टेरॉइड में वो कह रहे हैं ऐसी 10 इलाज हैं जिनमें 10 का 1000 उन्होंने बोला, जिसमें लंबे समय तक स्टेरॉइड्स दी गई हैं या दी जाती हैं, तब तो नहीं हुआ ये ब्लैक फंगस ना। अब क्यों हो रहा है ब्लैक फंगस? ये भी एक सवाल सामने लोगों के सामने खड़ा हो गया कि भाई गांव में जगह पे जहां पे इलाज संभव नहीं है वहां पे हमने स्टेरॉइड से इलाज किया है, लोगों का स्टेरॉइड से इलाज किया है। अब सवाल ये है कि फिर हो कैसे रहा है? अगर स्टेरॉइड से नहीं हो रहा है तो फिर कौन सा रीजन है? प्रोलॉन्ग, आपने कहा कि प्रोलॉन्ग अगर हॉस्पिटलाइजेशन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। डॉक्टर पंडित नमस्ते। देखिए, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन में थोड़ा इसको एक ब्रेक डाउन करने दूंगा, मुझे 1 मिनट दीजिए समझाने में। सबसे पहले तो कोविड का जो वायरस स्ट्रेन है, इस वक्त का जो स्ट्रेन जो म्यूटेट होके आया है, इसमें शायद गंभीर जो है बीमारियां जो है, मतलब जो निमोनिया हो रहा है वो काफी सीवियर भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो हर कोविड के पेशेंट को जो है ACE2 रिसेप्टर्स अपने पैंक्रियास पे जो है वहां पे जाके कोविड का वायरस कैन अफेक्टेड एंड कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, उसकी वजह से शुगर बढ़ सकती है। दूसरी बात, जब भी आपको सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज होता है तो आपके बॉडी पे स्ट्रेस होता है, तो उस वजह से भी आपको जो है शुगर बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि आप जब स्टेरॉइड्स देते हो तो आपकी इम्यूनिटी भी घटती है और शुगर भी बढ़ती है। इस वक्त अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो उस वक्त जो है आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है, स्टेरॉइड इम्यूनिटी कम करते हैं। प्लस हर वायरल जो भी हो, चाहे इन्फ्लुएंजा का हो या कोरोना का हो, थोड़ी बहुत अपनी इम्यूनिटी कम करता है। ये मल्टी फैक्टोरल चीज है। और जैसा पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि जब उसके अंदर लो ऑक्सीजन हो गया बॉडी के अंदर और थोड़ा फेरेटिन जैसी चीजें आ गई जो कि एक्चुअली हैव प्रूवन टू इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो गया है और उसकी वजह से जो ये म्यूकरमाइकोसिस के केसेस आ रही हैं ज्यादा। और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो या प्रोलॉन्ग केयर हो, स्टेरॉइड का डोज जो है वो लो डोज ही है।
और स्टेरॉइड का डोज के वजह से नहीं हो रहा है ये तकलीफ। स्टेरॉइड का डोज लो डोज दिया जाता है, अगर हाई डोज दोगे तो तकलीफ होने की ज्यादा संभावना है। पर अनकंट्रोल शुगर जो है उसके वजह से इसकी ज्यादा तकलीफ है। और ऑफ कोर्स आप म्यूटेंट वायरस के वजह से भी बता सकते हो। और दूसरी भी चीजों के बारे में हाइपोथेसिस किया जा रहा है, जैसे कि जिंक की गोलियां है जो कि लोग बहुत आम तरीके से खा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें बताई गई है, एक कोई कारण आप उंगली रख के नहीं बता सकते हो कि इसके वजह से या तो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो या स्टेरॉइड्स हो। राइट डॉक्टर अमरीश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसा डॉक्टर राहुल पंडित ने कहा कि जिंक और आयरन बहुत दिया, बहुत लोगों ने खाया, इम्यूनिटी का लेकर एक बड़ा सा चैप्टर है जो कि कोरोना के इस दौरान जरूर डिस्कस होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रोग्राम इस पे ही करा जाना चाहिए कि इम्यूनिटी को लेकर तमाम सारी बातें हैं, लोगों ने खाया। और अब लोगों ने कहा कि यह भी एक रीजन हो सकता है कि जिंक और आयरन की टैबलेट्स जो ली हैं आपने और लगातार खाई हैं, वो क्या रीजन नहीं हो सकता? ये भी एक रीजन लोगों ने बताया कि इसको क्लियर किया जाना चाहिए। डॉक्टर अमरीश, देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट वेव में भी ब्लैक फंगस के या म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस थे, रिपोर्टेड हैं, पब्लिश्ड हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट वेव में नहीं थे। अब बहुत ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन दे वर देयर इन द फर्स्ट वेव आल्सो। जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, देखिए हर चीज में अगर हम एक्सेस करेंगे, जरूरत से ज्यादा करेंगे तो नुकसान ही होगा। तो अगर थोड़ा सा जिंक या थोड़ा सा विटामिन डी या थोड़ा सा विटामिन सी शरीर को चाहिए, तो लोग उसको दवाई की तरह लिए जा रहे हैं महीनों से, सालों से। तो नेचुरली उसके कुछ ना कुछ एडवर्स इम्पैक्ट, कुछ विपरीत असर हो सकता है। मैं आपको विटामिन डी का एक लाइन में एग्जांपल दूंगा। हमने लास्ट ईयर जो फर्स्ट वेव में 401 लोगों की स्टडी करी थी विटामिन डी और डायबिटीज के लिए, और न तो विटामिन डी के लेवल से कोई आउटकम में फर्क पड़ा, जिसका विटामिन डी लो हो चाहे हाई हो, आउटकम में उसका कोई अंतर नहीं पड़ा, उस पेशेंट का क्या अंजाम हुआ उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। ना ही विटामिन डी उस टाइम देने से कोई फर्क पड़ा कि बहुत फर्क पड़ा हो कि भाई जिसको विटामिन डी दिया उसको वो वेंटिलेटर पे नहीं गया या आईसीयू में नहीं गया। स्टेटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। तो मतलब इम्यूनिटी एक क्रॉनिक चीज होती है, उसको आप एकदम से कुछ खा के बढ़ा लें और खूब सारा जिंक खा ले और खूब सारा आयरन खा ले तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या उसका रोल ब्लैक फंगस में है, ये अभी कोई नहीं कह सकता, ये स्पेकुलेशन है। ये 3-4 स्पेकुलेशंस हैं कि जिंक देने से हो रहा है या आयरन से हो रहा है या स्ट्रेन में ही कोई ऐसा वेरिएशन आया है जिससे सिवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ी है, जिससे हमारी नेजल म्यूकोजा में ऐसा असर हो रहा है कि म्यूकोर जल्दी से असर कर दे रहा है। बट ये सब प्रूवन नहीं है अभी। तो यही प्रूव हुआ है, हो रहा है कि जो म्यूटेशन है, जो स्ट्रेन है, वो इस बार रिस्पॉन्सिबल है। कल हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है ये कि जो म्यूटेशन में 1 to 70% होगी और इसकी विरुलेंस, इसकी स्प्रेड ज्यादा है। और अब ये धीरे-धीरे एविडेंस आ रही है, जैसे राहुल ने बोला कि इसकी विरुलेंस भी ज्यादा है। तो उसको कोरिलेट करना स्ट्रेन के साथ अभी पक्का नहीं कह सकते, न जिंक के साथ, न आयरन के साथ, न स्ट्रेन के साथ। अभी हमें जो कन्वेंशनल फैक्टर्स, जो नोन फैक्टर हैं विटामिन डी के, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, उनको ही करेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरी राय इम्यूनिटी के बारे में एक लाइन में ये है कि आप जरूरत से ज्यादा न करें, नॉर्मल फल, सब्जी, प्रोटीन डाइट पे रखें। हेल्दी डाइट ही मेन है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोई बाहर से पिल्स खाना जरूरी नहीं, और अच्छा व्यायाम वो बहुत जरूरी है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम वो इस बात को समझेंगे कि आप जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो तमाम टैबलेट्स खा रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, और उसके लिए जो नेचुरल प्रोसेस है उसी पे आना चाहिए। मैं डॉक्टर त्रिपाठी आपके पास फिर से आना चाहता हूं। तो जब ये डॉक्टर साहब अमरीश ने ये कहा कि जो कन्वेंशनल फैक्टर्स हैं हम उन्हीं की तरफ जाएंगे, तो अभी भी ये माना जाए, और आप इस बात के लिए रिकमेंड कर रहे हैं लोगों के, क्योंकि गांव और देहात हैं, आप लखनऊ में बैठे हैं मेडिकल कॉलेज में और आसपास का एरिया आप देख रहे हैं, तो अभी भी आप रिकमेंड कर रहे हैं कि स्टेरॉइड्स की जो डोजेज आपने रिकमेंड की हैं वो सही है और वो उसी हिसाब से उन्हीं फैक्टर्स पे चलना चाहिए? आप अभी भी इस बात पे हामी भर रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी, या आपने चेंज कर दिया है समय के साथ? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं किया है प्रतीक जी। मैं तो कह रहा हूं कि डॉक्टर राहुल ने और डॉक्टर मित्तल साहब ने बिल्कुल तस्दीक किया है। अभी डॉक्टर राहुल ने कहा कि लो डोज स्टेरॉइड नहीं, ये हाई डोज स्टेरॉइड एक मल्टीफैक्टोरियल लिस्ट में आता है, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ब्लैक फंगस का एक फैक्टर नहीं है। प्रोफेसर मेरी यहाँ पे यही आपत्ति है। प्रोफेसर मेरी आपत्ति है, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ,
लोग, आपने कहा कि मिसाल के तौर पे 8 mg आपने रिकमेंड करी, 8 mg आपने रिकमेंड करी, और अगर 5 दिन आपने रिकमेंड करी, उसको लगा कि फीवर नहीं कब हो रहा, तो उसने छठे दिन भी 7वें दिन भी खा ली। और आप बड़े बड़े सम्मान के साथ कह रहे हैं कि हम सारे लोगों की आदतें आप जानते हैं, काउंटर क्रॉस द काउंटर पे जाके हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में ये खतरनाक नहीं हो सकता क्या डॉक्टर त्रिपाठी? मैं जानना चाहता हूं। प्रतीक जी, आज आप जाइए इस प्रोग्राम के बाद और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि 94% से नीचे जब ऑक्सीजन आएगी तो स्टेरॉइड इज ए एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट। मैं कहां कह रहा हूं कि पहले से स्टेरॉइड ले लीजिए, मैं कह रहा हूं कि गांव वालों की आप टेस्टिंग कर नहीं सकते, अस्पताल वहां दे नहीं सकते, डॉक्टर वहां दे नहीं सकते, तो मैंने कहा है कि स्क्रीनिंग करिए पल्स ऑक्सीमीटर से, और जिसकी 94 से नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रही है उसको आप वो मानिए प्रिजम्पटिव कोविड। और प्रिजम्पटिव कोविड का ट्रीटमेंट वही होता है जो कोविड का ट्रीटमेंट होता है, उसमें भी आईसीएमआर की गाइडलाइन आएगी। आप पढ़िए आज जाके आईसीएमआर की गाइडलाइन की, जब ऑक्सीजन बिलो 94 हो तो उसमें स्टेरॉइड दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। प्रतीक जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गांव वालों को बचाना है तो 94 के ऑक्सीजन के नीचे जब उनके लक्षण हो कोविड के, प्लस SpO2 94 के नीचे है, इस एंटिटी को कहते हैं प्रिजम्पटिव कोविड, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजम्पटिव कोविड इज सेम एज कोविड। और इसलिए इस समय यही समय है जब स्टेरॉइड का रोल होता है। इस समय आप बचा लेंगे तो अस्पताल में नहीं जा पाएगा, अस्पताल में नहीं जाएगा तो ब्लैक फंगस कहां से होगा? जितने ब्लैक फंगस हो रहे हैं साहब हॉस्पिटल में डेवलप हो रहे हैं, घरों में डेवलप नहीं हो रहे हैं प्रतीक जी, क्योंकि 2 चीजें चाहिए फंगस डेवलप करने के लिए, एक इम्यूनिटी का कमजोर होना और दूसरा सोर्स ऑफ फंगस। हॉस्पिटल के अंदर 5-5 नलियां पड़ती हैं, ऑक्सीजन की नली, राइल्स ट्यूब की नली, कैथेटर की नली, वेंटिलेटर की नली, सब नलियों में दे आर दी सोर्स ऑफ फंगस। तो वहां फंगस का सोर्स भी है, इंटेंसिव केयर यूनिट और इम्यूनिटी भी मरीज की कम हो चुकी है। मैंने बात आपकी समझ ली, आप बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बोल रहे हैं, मैं आपकी बात का सम्मान से सुन रहा हूं, लेकिन दिमाग ये है कि जो पैनल पे बातें आ रही हैं, तमाम बातें आ रही हैं, उनको सबको सुन रहे हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट देखते हैं डॉक्टर राहुल पंडित, और खुद भी टास्क फोर्स के मेंबर हैं, मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं डॉक्टर राहुल पंडित। मैं जानना चाहता हूं, जो डॉक्टर साहब ने बात कही, आप एग्री करते हैं जहां तक गांव देहात और दूर दराज के इलाकों को ट्रीट करना है? डॉक्टर राहुल पंडित, मैं जानना चाहता हूं बहुत सीधी सी बात में, लैंग्वेज में, डॉक्टर राहुल पंडित। देखिए स्टेरॉइड्स, हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ राइट डॉक्टर, सुनाई पड़ रहा है। हाँ तो स्टेरॉइड जो मेडिसिन है, थैंक यू, स्टेरॉइड जो मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की नहीं लेनी है। एकदम सिंपल सी बात है सर। स्टेरॉइड कोई ये दूध हरी तलवार है, ये अगर आपको अच्छा करती है तो कुछ बुरा भी कर सकती है, ये डबल एजेड सोर्ड है। और आप चिकित्सक से जरूर पूछिए, और चिकित्सक को दिखाने के बाद या चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही स्टेरॉइड का जो है सेवन कर सकते हैं, ले सकते हैं आप उसको, और उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। और लोग जाके ले रहे हैं केमिस्ट शॉप के पास, ये भी बात उतनी ही सच है, मैं ये मना नहीं करूंगा। और जो डॉक्टर साहब इसके पहले कह रहे थे कि अगर गांव देहात में डॉक्टर नहीं है तो क्या करेगा, और ये तो जिम्मेदारी उधर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की या उधर का जो प्रैक्टिशनर है उसकी है कि वो बता पाए उनको कि आपको स्टेरॉइड लेना है कि नहीं, अगर आपका सैचुरेशन 94 के नीचे है तो। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका सैचुरेशन 94 के ऊपर है तो आपको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, और ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि 94 के नीचे अगर आपका सैचुरेशन जाता है तो स्टेरॉइड लगेगा, और आप उसका जो स्टेरॉइड का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर से लीजिए और उसके बाद ही स्टेरॉइड लीजिए। क्या हो जा रहा है कि अगर आप डॉक्टर के पास समझो एक इमरजेंसी की एक गोली ले ली आपने, और फिर आप डॉक्टर को दिखाने नहीं गए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, तो वो 2 गोली 5 दिन चली या 6 दिन चली, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है। और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस वजह से हो रहा है। जैसा डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि एडमिटेड पेशेंट्स में ज्यादा दिख रहा है, होम ट्रीटेड पेशेंट में बहुत कम। मैंने इक्का दुक्का केसेस सुनी है कि ऐसे ऐसे हुआ है, पर मैंने कोई मेरे हॉस्पिटल में केस जो है आती हुई नहीं देखी जिसने बताया कि मैं घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहा था और मुझे म्यूकोरमाइकोसिस हुआ। अब तक जो भी केसेस हमारे हॉस्पिटल में आए हैं वो सब एडमिटेड पेशेंट से कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में। डॉक्टर अमरीश मित्तल, नाउ टेल मी, क्या करा जाए? ऐसी स्थिति जब है तो क्या किया जाए? अब 2 एडवाइजेस हैं, अब ऐसी स्थिति में व्हाट टू डू? अब आप बताइए, पैनल में हम मौजूद हैं, डॉक्टर गांगुली मौजूद हैं, एंड ENT एक्सपर्ट आपके पास आते हैं, डॉक्टर राहुल अग्रवाल। डॉक्टर अमरीश मित्तल, टेल मी व्हाट टू डू? अब ऐसी स्थितियां जब बने तो क्या करें? बेसिकली इतना सिंपल नहीं है ना, थोड़ा सा नुआंस तो होता है।
ये वो नहीं है कि हमने जाके एक बिस्किट खा लिया एक बाजार से लेके। सवाल ये है कि अगर हम स्टेरॉइड को, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करते हैं, तो किसी के लिए वो सूटेबल होता है, किसी के लिए नहीं होता है। अभी आपने इससे पहले मुझसे पूछा जिंक और आयरन के बारे में, जिसको कोई सोचता भी नहीं था कि कुछ फर्क पड़ता है उससे, वो तो नॉर्मल चीज है, ओवर द काउंटर चीज है। अगर उससे भी अब शक हो रहा है, हालांकि कोई प्रूफ नहीं है, कि जिंक और आयरन से भी कुछ असर हो सकता है, जो स्टेरॉइड जैसी ताकतवर दवाई से कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ नुकसान, सही जगह पे, सही पेशेंट में, सही मात्रा में और सही ड्यूरेशन, सही पीरियड के लिए दी जाएगी, तो स्टेरॉइड लाइफ सेविंग है। कोविड में और कोई दवा लाइफ सेविंग है ही नहीं। और अगर गलत जगह दी जाएगी तो उसका नुकसान। तो जो लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग जैसे लोग जो दशकों से स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि स्टेरॉइड देना हमेशा दो धारी तलवार होता है। तो इसलिए ये जजमेंट तो लेना ही पड़ेगा, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि जिनका कोविड के कारण अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम जा रहा हो तो स्टेरॉइड इंडिकेटेड है। हम लोग के ग्रुप्स में डिस्कशन होते हैं इसके अलावा किस किस केस में स्टेरॉइड इंडिकेटेड है, वो एक नैरो बैंड अलग है, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। ये भी पक्का है कि जिस समय कोविड शुरू होता है उस समय स्टेरॉइड बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं होते। पहले कुछ दिनों में शरीर की इम्यूनिटी को मौका देना चाहिए वायरस से लड़ने का। स्टेरॉइड देकर अगर इम्यूनिटी को दबा देंगे तो उल्टा नुकसान होगा। लेकिन अगर 5-6 दिन बाद अगर ऑक्सीजन गिर रही है, फीवर बढ़ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है और डिजीज नहीं कंट्रोल में आ रही है, तब तक वायरस का रेप्लिकेशन कम हो जाता है। लेकिन तब तक वायरस जो केमिकल्स रिलीज करा देता है ब्लड में, जिसको साइटोकाइंस बोलते हैं, उनकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में हो जाता है, स्पेशली लंग्स में, उसको सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सब में नहीं होता, इन्फ्लेमेशन कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। सिर्फ जिनमें ये चीज इतनी बढ़ के होती है कि उनके ऑक्सीजन पे असर हो या लंग्स पे असर हो, उनको स्टेरॉइड की आवश्यकता है। इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये है ही, जजमेंट डॉक्टर का होना ही है इसमें। राइट। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, अब स्थितियां ये है कि फंगस को जब हो जाए और आपके पास आएगा, डिपार्टमेंट सबसे पहला आपका ही है, ईएनटी का, तो फिर उसमें उस समय क्या चारा रह जाता है और देर ना हो ये कैसे हम पता कर लें? डॉक्टर राहुल। जिसको कोविड हुआ है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम जो एक चीज़ बहुत कॉमनली देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, यंग पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उन्होंने कोविड में स्टेरॉइड्स लिए हैं, और उनके शुगर लेवल्स हाई हो गए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम बहुत लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, लेकिन उनमें हम शुगर के लेवल्स इतनी जल्दी थोड़ा सा स्टेरॉइड लेने से बढ़ जाएं ऐसा नहीं देखते थे। ये कोविड में ही कुछ ऐसा हुआ है कि पेशेंट ने स्टेरॉइड लिया और उसके शुगर लेवल्स एकदम से इरेटिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो 3 पहचान है वो ये है कि अगर पेशेंट को कोविड हुआ है, उसको स्टेरॉइड्स लेने पड़े हैं और उसकी जो डायबिटीज़ या शुगर लेवल्स हैं वो गड़बड़ हुए हैं। अगर ये 3 चीज़ें हुई हैं और उन होने के बाद जब पेशेंट की छुट्टी हो गई या वो घर पर है, स्टेबल हो गया और उसको लगता है कि उसकी आंखों में ब्लरिंग ऑफ विजन आ गया है, चेहरे पे सुनपन आने लगा है, ऊपर के जबड़े में दर्द होने लगा है, नाक में दर्द होने लगा है, नाक में ब्लीडिंग होने लगी है या आंख से दो दिखने लगा है, इस प्रकार के कोई भी सिम्टम आते हैं तो तुरंत किसी ईएनटी या आई स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें, ताकि वो आपके कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करा के या लोकल एग्जामिनेशन करके देख सके कि क्या कोई म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के कुछ निशानी आ रही है क्या। और अगर उन्हें कोई ऐसा लगता है कोई निशानी आ रही है तो उस हिसाब से रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो कराएं। राइट डॉक्टर साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आज इस पर बातचीत हुई और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। लेकिन आगे हम कुछ मेहमानों से आपको मुलाकात कराएंगे जो किस तरह से इस लड़ाई से लड़ रहे हैं और किस तरह से उन्होंने समाज में, सोसाइटी में एक रोशनी कायम की है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भैया जी कहें। भैया जी कहें में आपका एक बार फिर स्वागत है और मेहमान के कॉलम में आज हमारे साथ 2 आईपीएस ऑफिसर मौजूद हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सुकीर्ति माधव मिश्रा जो शामली के में पोस्टेड हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सुकीर्ति माधव मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। और दूसरे डॉक्टर अर्पित जैन साहब जो कि फरीदाबाद में पोस्टेड हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका 50 श्रेष्ठ पुलिस कप्तानों में नाम है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुकीर्ति जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, बड़ी चर्चा रहती है और मैंने देखा ट्विटर पे भी आपका देखा कि तमाम लॉकडाउन के पीरियड में भी लोगों के पास तक, घरों तक पहुंच जाते हैं,
जब हम देख रहे हैं कि सड़कों पे किस तरह से एक ऑफिसर्स के चीजें हमारे देख रहे, लाठी डंडे देख रहे हैं और बहुत देखे हमने, और उसमें आप उनके घरों तक पहुंच जाते हैं और कॉपी किताब पेंसिल तक पहुंचा देते हैं, तो लगता है कि नहीं भाई वाह क्या बात है, यही निकलता है मुझे। सुकीर्ति माधव मिश्रा जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपने बुलाया यहाँ पर, एक अच्छा पैनल जो है आप हमेशा लाते हैं और बहुत ही सारगर्भित चीज़ें आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक बहुत ही विपदा का समय है, एक महामारी का दौर है, इसमें पब्लिक ऑलरेडी बहुत परेशान है और मतलब हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो संवेदना के साथ डील की जाएं। जागरूकता जो एक अवेयरनेस ड्राइव है वो भी हम साथ साथ करें, इन्फोर्समेंट भी हम करेंगे, लेकिन मतलब वो एक प्यूनिटिव इंटेंशन के साथ नहीं, वो एक करेक्टिव इंटेंशन के साथ करना आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक है और हम वही कर रहे हैं अपने जनपद में। और जो भी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो मुझे जेन्युइन लग रही हैं, हम सब लोग अपने अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपने अपने लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात देख, मैं आपका जो विजुअल देख रहा हूं, प्रधानमंत्री के सामने आप एक कविता सुना रहे हैं। मैं खाकी हूं, तमाम सारे लोग पूछते हैं, तमाम तरह से लोग कहते हैं, व्याख्या देते हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर सुनाएं। लोग तो आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के पीरियड में भी आप घर तक लोगों को सामान पहुंच जाते हैं, चाहे वो कॉपी हो, पेंसिल हो, कोई सुविधा की चीजें हो, वो तो सब देखते ही हैं, लोग जान रहे हैं। लेकिन जानना चाहते हैं लोग, जब आप प्रधानमंत्री के सामने कोई कविता सुनाते हैं, मैं खाकी हूं, तो लोग उसको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कविता क्या है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर सुनाएं आप। तो कीर्ति जी। बिल्कुल, एक्चुअली ये पोएम जो है, कविता मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान लिखी थी। जब मैंने पहली बार अपने आप को खाकी में देखा था, महसूस किया था, तब मैंने ये कविता लिखी थी। बाद में इसे काफी सराहा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी सुनाया गया, उन्होंने भी इसको सराहा। तो इसकी जो एक पंक्ति है, बीच से मैं आपको सुना रहा हूँ, दर्शकों को सुना रहा हूँ। तम में प्रकाश हूँ, तम मतलब अंधेरा, तम में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त की आस हूँ, हर वक्त तुम्हारे पास हूँ, बुलाओ मैं दौड़ी आती हूँ, मैं खाकी हूँ। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। तम में भी प्रकाश, यानी बहुत अंधेरा है सोसाइटी में इस वक्त। निश्चित तौर से आप जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है, आप जैसे ऑफिसर्स जिस तरह से रोशनी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर अर्पित जैन की तरफ मैं जाना चाहूंगा, डीसीपी हैं, आपका तो बड़ा नाम है, वो लोग बताते हैं 50 जो श्रेष्ठ पुलिस कप्तान है देश में, उनमें आपकी शुमार होती है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं, एक तरफ आप हैं और एक तरफ बड़ा दुख होता है, बहुत 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 दुख के साथ मैं कह रहा हूं, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि आखिर फ्रस्ट्रेशन लेवल वर्दी में भी आ गया है इतना ज्यादा कि सिवाय लाठी के काम चलता नहीं है, कि रोकने के लिए दवाई लेने कोई जाए, कोई किसी का मोबाइल पटक दे, तो लगता है कि ये कैसा है, ये समय कैसा है, इसमें तो सहानुभूति होनी चाहिए, मदद के लिए हाथ उठने चाहिए, लाठी कैसे उठ गई? डॉक्टर अर्पित जैन। प्रतीक जी, डेफिनेटली थोड़ा डिप्रेशन है, पर हम फरीदाबाद पुलिस को पीपल्स पुलिस बोलते हैं, जो कि समर्पित है जनता की सेवा के लिए। और कंटिन्यूसली हम लोग सेंसिटाइज करते रहते हैं लोगों को, उनको समझाते रहते हैं कि किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। पर हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिसके लिए हम भी सॉरी करते हैं, क्योंकि जो सेंसिटिविटी है या संवेदनशीलता है, वो मुझे लगता है कि खाकी का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए और खाकी का एक महत्वपूर्ण पहचान होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, किसी को अन्य तो किसी को बिना कारण के मारने का हक नहीं है। तो कोशिश रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि एक जनरलाइज डिप्रेशन पूरे समाज में है, क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए हैं, कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट छूट गया है और थोड़ी परेशानी तो है ही। पर हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि एक संवेदनशील, एक विनम्रता पूर्वक सबसे व्यवहार है। मैं जब रिसर्च टीम मुझे बता रही थी, तो मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया आपके बारे में कि आप जा रहे थे और आपने देखा कि आपका कांस्टेबल किस तरह से खड़ा है, किस तरह से परेशानी में खड़ा है, आप उतर गए और उसके पास चले गए। तो ये जो नजरिया है, ये मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने की जो बात है, वो सिर्फ वर्दी से नहीं है, वो तो एक सहानुभूति ऐसी है जो समाज में बहुत जरूरी है और जरूरत है इस बात की। जब जैसे वर्दी जैसी खाकी जैसी कविता जब सुकीर्ति जी सुनाते हैं, तो निश्चित तौर से लोगों को इस समय ये दरकार है कि सहानुभूति पूर्वक उनकी बात सुनी जाए। और ये बात सच है कि
अगर फ्रस्ट्रेशन वहां है, डिप्रेशन वहां है, तो सब जगह है सोसाइटी में, ये बात सच है। डॉक्टर अर्पित जैन। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि एज ए ऑफिसर हम लोगों को सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो पुलिस का जो भी पर्सनल है, वो जो लास्ट माइल पे खड़ा है, उसके प्रति हम संवेदनशील रहें और उसके छोटे से छोटे कार्य में उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं, उसका ध्यान रखें। हमारे जितने कोविड पॉजिटिव यहाँ आते हैं उन सबसे हमारे माननीय सीपी सर, मैं और हमारे अन्य डीसीपी व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके परिवारों से बातें करते हैं, जिससे कि हमेशा उनका इंकरेजमेंट रहता है, एक पॉजिटिविटी रहती है, उनका कॉन्फिडेंस जो है बना रहता है। तो हम हमेशा अपने हर जो पुलिस वाला उससे कनेक्टेड है, और कोई भी, जैसे मेरे ऑफिस में कभी भी कोई भी पुलिस वाला अपनी किसी भी समस्या को लेकर आ सकता है। इसी तरह जो भी मैं खुद जाता हूँ और हमारे सारे ऑफिसर्स जो हैं ऑन रोड जाते हैं, और जो भी अच्छा कार्य कर रहा है उसको निश्चित रूप से हम लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत क्राइसिस का टाइम है, ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहे और वो लोग अच्छा कार्य करते रहें। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत मुश्किल और बड़ा क्रिटिकल वक्त है ये, और जो शख्स सड़क पर खड़ा है, जो पुलिस वाला वर्दी पहने, मैं बहुत सहानुभूति पूर्वक बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, बड़े सम्मान के साथ। मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन जो सड़क पर खड़ा है, और जब हम ये कहते हैं ये एरोसॉल है, 10 मीटर की दूरी पर कहीं भी किसी को कहीं भी कोरोना हो सकता है, तो जब मैं गुजरता हूँ ऑफिस के लिए, जब मैं जाता हूँ ऑफिस में और जब मैं उन्हें देखता हूँ, तो मुझे बहुत सम्मान के साथ मैं कहता हूँ इनका भी परिवार है, इनका भी घर है, और ये तमाम सारी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर से जो इंसिडेंट लाठी के या जो चीज़ें होती हैं वो दुख देती हैं, गुस्सा भी आता है, क्षोभ भी होता है कि ये नहीं होना चाहिए, गलत हुआ। एक कोई दवा लेने जाए, उसका आप मोबाइल तोड़ दें, ये बिल्कुल गलत है, किसी भी दृष्टिकोण से गलत है, तो वो बात सच है। लेकिन सुकीर्ति जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप तो कविता भी लिखते हैं, और गांव जहां पे आप हैं वहां पर उसके आसपास का इलाका गांव का बहुत इलाका है, और गांव चिंता का विषय बने हुए हैं, और वैक्सीनेशन को भी लेकर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारा ये है कि नहीं लगवाना है और भाग जाना है। तो कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं आप उसमें कैसे मदद कर रहे हैं? प्रशासन की और मदद आपसे मांगी जा रही है, तो किस तरह से मांगी जा रही है, मैं जानना चाहता हूँ। सुकीर्ति माधव मिश्रा। हाँ बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि जो गांव है उसको हम कैसे सेंसिटाइज करें और वहाँ पे कैसे जो है चीजों को बेहतर और किया जा सके। यह काफी पिछले दिनों बात आई थी कि संक्रमण जो है वो गाँव में फैल रहा है, तो गाँव को हम लोगों ने काफी फोकस किया। आपको बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम जो हमारे जिले के डीएम हैं वो और सीएमओ, ये तीनों रोज एक बार जरूर बैठते हैं, और वहाँ पे हम अपनी जो है स्ट्रेटजी वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। और इसी के क्रम में हम सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें डिसाइड करी, उसको इम्प्लीमेंट करा। हर जगह पे जो आरआरसी जो हमारी टीम्स हैं, जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं, वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही बृहद स्तर पर उन्होंने एक सर्वेक्षण किया है। उसमें बहुत सारे परिवार या फिर व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए हैं जिसमें से किसी व्यक्ति को ऐसा कोई लक्षण था, जिनके आधार पर उनकी टेस्टिंग की गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है यहाँ पर काफी बृहद स्तर पर हो रही है। सारे लोगों को मेडिसिन किट दिया जा रहा है ताकि वो जो टेस्टिंग के रिजल्ट आने के बीच का जो गैप है वो समय बड़ा क्रिटिकल होता है, वो उसमें खराब ना हो और दवाइयाँ तत्काल से शुरू हो जाए। तो ऐसी चीजें जो है यहाँ पर क्रियान्वित की गई हैं, जिसकी वजह से गाँव में भी हम देख रहे हैं कि चीजें काफी बेहतर हो रही हैं। हालांकि अभी ये हम लोगों को कॉम्प्लिसेंसी इसमें नहीं बरतनी है, ये हम सब समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीजें हैं जो काफी बेहतर तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं। हम लोगों ने जो ICCC जो हमारा कंट्रोल जो कोविड कंट्रोल रूम है वो भी उसको हम लोगों ने काफी एक्टिवेट करा हुआ है। हर लोगों से रैंडमली फोन करके हम लोग पूछ रहे हैं। उसके अलावा बहुत और भी क्रॉस चेकिंग के तरीके हैं जो हम लोगों ने ईजाद करे हैं, और इन सब के वजह से ही ग्रामीण क्षेत्र में काफी अच्छा अवेयरनेस जो है वो फैला है। डॉक्टर अर्पित जैन साहब की तरफ मैं जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपके जब मैं देख रहा था तो मुझे पता चला कि जानवरों को लेकर भी एनिमल लवर हैं, और बहुत सारे लोग इस वक्त इस बात की चिंता भी करते हैं कि लॉकडाउन है, कैसे स्ट्रीट पर जो तमाम सारे जानवर हैं उनको कैसे फीड किया जाए। और इस तरफ आपका बड़ा ज़बरदस्त काम है, और मुझे बताया गया कि लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं कोई भी है उसको फीड किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां मैं अपना प्रोग्राम किया करता था कभी किसी ज़माने में, ज़माना ही कह रहा हूं मैं, 1.5 साल हो गए, तो कैनॉट प्लेस में, वहां पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो डॉग्स के लिए अपना फूड लेके आते थे। तो किस तरह से फरीदाबाद के इलाकों में आप इस बात को इंश्योर कर रहे हैं? लोग जानना चाहते हैं,
और किस तरह का काम आपका चल रहा है ये भी लोग देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, जब लॉकडाउन होता है तो जो भी बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या जो रेस्टोरेंट्स होते थे, दुकानें होती थी जहाँ पे जानवरों को खाना मिल जाता था, वो बंद हो जाती है। तो जानवर बेचारे भूखे और इतनी गर्मी है भीषण, तो प्यासे घूमते रहते हैं। तो हमने इसका एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बनाया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाया और लोगों को इन्वॉल्व किया। तो एक तो हमारा पूरा फूड वॉलंटियर फॉर एनिमल्स ग्रुप है, जो कि एनिमल्स को फीड करता है अपने घर के आसपास के एनिमल्स को, या जहाँ भी इंफॉर्मेशन हो जाए। तो पूरे फरीदाबाद को हमने डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर रखा है, और जिस एरिया में कोई फीडर नहीं है वहाँ दूसरे एरिया के फीडर्स की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सोमवार को आपको खिलाना है, मंगलवार को आपको खिलाना है। और कई बहुत एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, वो इवन जो आउट ऑफ द रीच एरिया, जैसे फरीदाबाद गुड़गांव रोड आप जाएंगे तो वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ जाके भी वो लोग उनको खाना खिला रहे हैं। साथ ही डिफरेंट एनजीओ के हमने ग्रुप बना रखे हैं, यहाँ पे जितने एनजीओ हैं उनको भी ग्रुप बना रखा है। डिफरेंट जो यहाँ पे सोसाइटीज हैं, डिफरेंट RWAs हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं। पानी के हमने जो प्याऊ बना के, छोटे छोटे जो टैंक्स होते हैं सीमेंट के, वो बनवा के अलग अलग जगह पर रखवाए हैं। उस पर लिख भी दिया है कि बेजुबानों का प्याऊ, ताकि जो लोग हैं वो मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, उसमें पानी डालें। तो सब लोगों का वो कर रहे हैं, और जो अच्छा काम करता है उसको रेगुलर हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं अपने ऑफिस में बुलाता हूँ, उनको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन देता हूँ, और साथ ही जिस प्रकार से उनको मोटिवेट कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये तो पब्लिक मूवमेंट है, सेल्फलेसली चल रहा है। और अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खिला सकता है तो हमारे वॉलंटियर्स उसको खाना दे देते हैं कि वो अपने आसपास के जानवरों को जो है खाना खिलाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित और डॉक्टर सुकीर्त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और निश्चित तौर से ये कॉलम जो मेहमानों का है, ये उन लोगों के लिए जो इस बहुत गाढ़े समय में, कहना चाहिए मुश्किल हालात में मशाल थामे हुए हैं और रोशनी दिखा रहे हैं इन ऑफिसर्स का, निश्चित तौर से सैल्यूट बनता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुकीर्त जी, थैंक यू डॉक्टर अर्पित जैन जी, थैंक यू सो मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और फिर होंगे हमारे साथ कुछ मेहमान, किस तरह से वो काम कर रहे हैं दिखाएंगे आपको। भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दरअसल इस कोरोना के दौर में, इस वक्त में एक बात और हुई है, और वो ये कि टेलीविजन में भी बड़े चेंजेस आए हैं, और हमने कोशिश करी है तमाम मोबाइल के जरिए लोगों से बातचीत, जो भी प्रोग्राम मैं करता हूं मैं मोबाइल के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। कोशिश में था कि उन दो मेहमानों से जिनसे मैं आपको मिलवाना चाह रहा था, नितेश गुप्ता जो कानपुर जो कि मुंबई में है, उनसे बातचीत हो पाए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक हमारे साथी जो हैं बुलंदशहर में, और हमारे शो में कनॉट प्लेस में जब मैं शो करता था तो अक्सर वो आ जाते थे, और एक बेहद कष्टकारी पीछे का वक्त उन्होंने गुजारा है, और थैलीसीमिया के बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन खुद बेहद बीमार हैं और लड़ रहे हैं, ठीक हुए हैं, इलाज चल रहा है अभी, लेकिन थैलीसीमिया की उनकी मुहिम जो है लगातार बनी हुई है, जारी है। मनवीर हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर से। मनवीर, आपका स्वागत है। जिस तरह से भी बात हो पाए, थोड़ी बहुत जितनी भी बात हो पाए, मनवीर आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि मुझे मुंबई से संपर्क पहले मिल रहा है, और मितेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मितेश, आपसे हमारी आवाज़ आपको पहुंच रही होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चेहरे की मुस्कान देख के मैं समझ गया आपको आवाज़ मेरी मिल रही है। और आप मुंबई में हैं पिछले साल जी, पिछले साल कोरोना के समय में आपकी नौकरी चली गई थी, और उसके बाद आपने एक मीरा रोड के पास एक सोसाइटी में आप रहते हैं। 20 दिन में लगभग 8000 लोगों को आपने खाना खिलाया, जिसमें टैक्सी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड्स और तमाम वो लोग जो ऑटो पे काम करते हैं, अस्पताल के बाहर जो इंतजार कर रहे लोग होते हैं। नितेश जी, पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, स्वागत करता हूं, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप पहले क्या काम करते थे, कहाँ काम करते थे, और कौन सी नौकरी थी जो छूट गई? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, पहले मैं जहाँ काम करता था वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, जहाँ मतलब मैं ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एज अ पोजीशन पे था। हेलो जी, और मैं हाँ, मैं आवाज आ रही है आपकी, आप निश्चिंत होकर बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। यस सर, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जहाँ पे हम 16 से 17 लोगों को निकाला गया था, ये बोल के कि बिजनेस जब आएगा तब हम आपको कॉल करेंगे, बट किसी का अभी तक कॉल नहीं आया। तो उसके बाद
थोड़े दिनों बाद या महीनों बाद ही मैंने स्नैक्स कॉर्नर स्टार्ट किया अपना, और अभी फिलहाल लॉकडाउन में वापस उसे बंद करना पड़ा मुझे। तो थोड़ा टाइम रुका था, सोच रहा था क्या करना है, तो फिर वैसे ही ये स्टार्ट कर दिया खाना बना के बांटने का। मितेश जी, मैं आपसे कहूंगा कि बहुत सारे लोगों की इस मुश्किल हालात में नौकरी गई, लेकिन कुछ लोग कहते वो उस अपने हालात से हार गए और चुपचाप बैठ गए। लेकिन आप जैसे लोग, मुझे मालूम है जिस फील्ड में आप थे, एडवर्टाइजिंग की फील्ड पे, वो बहुत दिक्कत तलब फील्ड है इस वक्त में। जो तमाम जो प्रेशर जिन फील्ड पे ज्यादा पड़ा, उसमें से एक फील्ड वो भी है, मुझे अच्छी तरह से इस बात का मालूम है। लेकिन मितेश जी, आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने काम शुरू किया। तो कितने लोगों को, 8,000 लोगों को है, तो रोज कितने लोग आपके पास आते हैं और कहाँ बनाते हैं, किस तरह से खिलाते हैं, और अर्निंग कैसे है उसमें, मतलब कहाँ से आता है खाना, कैसे आता है, ये जानना चाहते हैं। यस सर, अभी पर डे आप देखा जाए ना 350 प्लस बॉक्सेस खत्म हो रहे हैं हमारे। 350 तो खत्म हो ही जाते हैं जो हमारा क्राउंट रहता है, मतलब उससे एक्स्ट्रा ही हम खाना बना रहे। तो हम लोग जो ऑटो ड्राइवर एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें रुका रुका के खाना खिला देते हैं, मतलब लगभग 375-400 बॉक्सेस पर डे होता है। ओके, इनिशियली तो मैं ये घर से कुकिंग कर रहा था, जब 70 to 80 लोग का खाना मैं बना रहा था। ओके, अभी फिलहाल जब से मतलब 4 दिन बाद ही, 4 या 5 दिन बाद इतने लोग साथ में आ रहे, मतलब 350 से 300 लोग लाइन में खड़े रह सकते हैं। आप हमारा वीडियो है वो देख सकते हैं सर, कि मतलब फिर हमने सोसाइटी से परमिशन लिया, सोसाइटी से बात किया कि कुछ कर सकते। तो आज हमें हमारी पूरी सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, खाना बनाने से, फाइनेंशियली या ग्रोसरी हो या कुछ भी हो, पूरी सोसाइटी हमें साथ दे रही है। तब जाके हम 300 से 400 लोगों को पर डे खाना खिला सकते हैं। और मेरी सबसे ये ही बोलना है कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने एरिया में जैसे कर सकते हो, मतलब अगर 4-5 जन भी मिलकर तुम लोग करते हो। यस सर, बहुत अच्छी बात। तो मीरा रोड पे कहाँ पे आप ये करते हैं और किस जगह पे, सो दैट कि जो लोग जानना चाहें वो जाने, कहाँ पे आप ये आपका किचन चलता है? किचन तो हमारे बिल्डिंग के नीचे ही जो स्पेस है वहाँ पे हम खाना बनाते हैं, और यहाँ से हार्डली एक 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर होगा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके जस्ट अपोजिट हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। तो लगभग 300-350 लोगों को रोज आप खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। yes, और आपके पर डे, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, पर डे करते हैं। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि खाना जो है इस वक्त सबसे जरूरत वाली चीज है? हालांकि बहुत बेसिक सा सवाल है, इस वक्त निश्चित तौर से खाना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके दिमाग में आया तो फिर कैसे किया, कैसे जोड़ा? क्योंकि जो अगर कोई शुरू करना चाहे आपकी बात से कहीं भी, तो कैसे इस चीज को शुरू करे, ये दिमाग में लोगों के जानना चाहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं आपसे। सर, जब मैंने स्टार्ट किया ना, जब मेरा स्नैक्स कॉर्नर बंद हुआ, तो मैं यही सोच रहा था आजकल सब दुकानें बंद है, और ऑटो ड्राइवर हो दो या जो रोड पे झाड़ू मारते लोग या जो भी, मतलब जो भी स्ट्रीट पे रहते लोग, वो तो मोबाइल इतना फ्रेंडली नहीं है जो मोबाइल से ऑर्डर कर सकते। तो आज गवर्नमेंट ने मोस्टली सब दुकानें बंद कर दी है। अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन खाना मंगाइए, ठीक है। तो जो स्वीपर वगैरह है, जो ऑटो ड्राइवर है, वो तो फैमिलियर नहीं है इतना एप्लीकेशन से। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जो लोग विदाउट एप्लीकेशन के थ्रू खाना खा सके। ये हमारा इंटेंशन था, जो आज बहुत लोग प्यार दे रहे, लोग बढ़ते ही जा रहे। खाना लोग मुझे मदद भी बहुत कर रहे, बहुत जगह से सामान होंदो या सब चीजों से मुझे मदद कर रहे सर। देखिए, मेरे पास जो है आपका जो जोड़ा गया लोगों, तो मुझे पता नहीं, तो क्या आप इसमें कुछ चार्ज भी करते हैं, कुछ लेते भी हैं, या सारा कंट्रीब्यूशन से ही आपकी किचन चलती है? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा फर्स्ट डे से आज 27 डे कंप्लीट हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ कभी छाछ, लड्डू, बनाना, मतलब जैसे, और हमारा मेन्यू कभी सेम नहीं रहा है। नेक्स्ट डे हर दिन चेंज होते ही रहा है। छोले चावल, राजमा चावल, पूरी सब्जी, जैसे डिपेंड करता है। अगर लोग ज्यादा है बनाने वाले तो हम पूरी सब्जी बनाते, कम है तो राइस बना देते, अगर थोड़े मीडियम है तो राइस एंड छोले बना देते, ऐसा करते सर। मैं कहता हूं आपके किचन में बहुत जल्दी जब सब चीजें सब सामान्य हो, तो आपका बहुत बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट हो और उस रेस्टोरेंट चले और आप बहुत सफलता की सीढ़ियों पे चले। क्योंकि जो सोसाइटी में जितना देता है, मैं एक बात कह सकता हूं, आपके चेहरे की मुस्कान बताती है कि सफलता कैसी होती है जब चेहरे पे आती है, दिखती है, और आपके चेहरे से मुझे दिख रहा है। निश्चित तौर से यकीन मानिए आप, मैं जितना आप देते हैं सोसाइटी से, उससे 3 गुना 4 गुना सोसाइटी आपको लौटा देती है, वक्त लौटा देता है आपको। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं
और आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और दूसरे शख्स जो हैं जिनके पास मैं जाना चाहता था, मनवीर, जो कि थैलेसीमिया के बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद बेहद सख्त बीमार हैं और इलाज अपना करा रहे हैं और ठीक भी हुए हैं, और साथ साथ बच्चों के, थैलेसीमिया बच्चों के लिए बेहद चिंतित रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके स्वास्थ्य की बहुत कामना करता हूं। पिछले 8-9 महीने आप बेहद सख्त बीमार रहे हैं। मनवीर जी, मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी बात है जिसको आप कहना चाहते हैं थैलेसीमिया के बच्चों को लेकर, जो इस वक्त शायद दिक्कत में है। आप कहिए। हाँ। मनवीर जी। सर, आपको मेरे पूरे हालात मालूम है। आप, मेरी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हुई है, मैं एयरफोन नहीं लगा सकता, दूर से ही बात कर रहा हूँ। सर, कोरोना काल हम सभी ने झेला है और हमारे थैलेसीमिया बच्चे जो हैं वो आए दिन ब्लड चढ़वाने के लिए हॉस्पिटलों में जाते हैं। अब हम तीसरी लहर देख रहे हैं कि वो बच्चों पर भारी पड़ेगी, तो और इन बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा डाउन रहती है सर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इन बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्लड डोनेट नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं चढ़ पा रहा, हॉस्पिटल बंद चल रहे हैं, सभी हॉस्पिटल कोरोना के सेंटर बना दिए गए हैं। हमारे थैलेसीमिया बच्चों के सामने सर बहुत बड़ी समस्या इस समय आकर के खड़ी हो जाती है। मनवीर जी, मैं एक चीज जानता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ पुरानी चीजों को देखने का, पढ़ने का शौक रहा है, और दधीच की कहानी हम सब ने पढ़ी है, जिन्होंने अपनी जो हड्डियां थी वो दे दी थी, और कवच उसके लिए वज्र बनाने के लिए इंद्र का वज्र बना था उसी से, और युद्ध हुआ था। आप उसी की मिसाल हैं। आप खुद ब्रेन ट्यूमर हुआ, आपने ऑपरेशन कराया, उसके बाद आप मेरे सामने खड़े हैं। ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी भी बहुत डाउन है, मुझे मालूम है, लेकिन आप चिंता किसकी कर रहे हैं समाज में उन बच्चों के लिए जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन रहती है। ब्लड डोनेशन जब तक नहीं होंगे, सरकारी अस्पताल में ब्लड डोनेशंस नहीं होंगे, निश्चित तौर से ये समस्या नहीं दूर होने वाली है। आप शायद सरकारी अस्पतालों में जो डोनेशंस हो, ब्लड डोनेशंस हो, इसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? जी पक्का। जी बिल्कुल सर, देख रहे हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें ब्लड की उपलब्धता नहीं है, और जो प्राइवेट जो ब्लड बैंक हैं और जो एनजीओज हैं वो ब्लड डोनेशन जो कराते हैं वो चैरिटेबल ब्लड बैंकों में ही कराते हैं। सरकारी ब्लड बैंक में आज की मात्रा में ब्लड नहीं है और ब्लड के लिए बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ तक है कि सर मैं आपके इसी शो के माध्यम से देश के सभी राज्यों की सरकार से यह निवेदन करूंगा कि थैलेसीमिया बच्चों के लिए रक्त शिविर लगवाएं, तो सरकारी ब्लड बैंक में ही ब्लड डोनेट कराएं ताकि बच्चों का जीवन बचाया जा सके। थैंक यू मनवीर जी, थैंक यू मनवीर जी। ये जो बात आपने कही है, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए सरकारी अस्पतालों में डोनेशन कराए जाएं, कैंप लगवाए जाएं, तो सभी राज्य सरकारों से आपने इस बात के लिए गुजारिश करी है। प्राइवेट में तो लोग किसी तरह मैनेज कर सकते हैं, जो लोग पहुंच जा रहे हैं, लेकिन वो समाज का तबका जो नहीं मैनेज कर सकता ब्लड को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनके लिए सरकारी अस्पतालों में इस बात की सुविधा होनी चाहिए। राज्य सरकारों से अपील है, जितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, डीसी हैं, उनसे भी इस तरफ गुजारिश करना चाहूँगा। और जिस तरह के मनवीर तमाम विपरीत परिस्थितियों में रह के काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से सैल्यूट के हकदार हैं। थैंक यू सो मच मनवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आपका भी मितेश जी, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज अभी बस इतना, कल फिर मिलेंगे आपसे, उठाएंगे आवाज, बने रहिए हमारे साथ।